हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को ज्ञानेंद्रिय नाक अथवा नासिका या नोज़ के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इनके सभी नाम जान लेते हैं कि कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो नाक बाह्यग्राही अंग है। बाह्यग्राही अंग नाक, इसे नाक, नासिका, इसके अलावा गंधग्राही संवेदांग भी कहा जाता है, यानी गंधग्राही संवेदांग भी है ये। इसे ही घ्राणग्राही अंग कहते हैं। घ्राणग्राही अंग अर्थात घ्राणेंद्रियां भी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में ऑल फैक्टर रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। तो किसी भी नाम से परीक्षा में पूछा जा सकता है। नाक से हमें गंध का ज्ञान होता है, यानी नाक जो हमारी है इससे गंध का ज्ञान होता है। चलिए सबसे पहले नासिका की आंतरिक संरचना को समझ लेते हैं, अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नोज के बारे में जान लेते हैं। तो बाह्य नासिका छिद्र अंदर की ओर दो अलग अलग नासा मार्गों में खुलते हैं, यानी जो हमारे बाहर के नासिका छिद्र होते हैं, जो नाक में हमारे दो छिद्र हैं, ये जो छिद्र हैं अंदर की ओर अलग अलग नासा मार्गों में खुलते हैं। दोनों नासा मार्ग एक लंबे व खड़े नासा पट द्वारा या नासल सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। आप बाहर से ही नाक में देख सकते हैं कि जो दो हमारे नाक के छिद्र हैं, ये बीच में एक पट्टिका है, इसे ही नासा पट कहा जाता है या अंग्रेजी में नासल सेप्टम कहते हैं। तो इसके द्वारा दोनों छिद्र अलग अलग होते हैं, तो दो छिद्र हो जाते हैं। नासा पट का अगला भाग उपास्थीमय होता है, यानी जो आगे का भाग होता है ये उपास्थीमय होता है, इसमें छोटी छोटी सी उपास्थियाँ होती हैं। परंतु पिछले भाग में बोमर, एथमाइड, मैक्सली तथा पैलेटाइन अस्थियों के भाग होते हैं, यानी जो पिछला भाग होता है वो बोमर, एथमाइड, मैक्सली और पैलेटाइन अस्थियों का बना होता है। नासा मार्ग एक कठोर ताल द्वारा मुख गुहिका से पृथक होता है, यानी नासा मार्ग जो है ये एक कठोर ताल के द्वारा या हार्ड या सेकेंडरी प्लेट के द्वारा मुख गुहिका से थोड़ा सा अलग होता है। नासा मार्ग अंतः नासा छिद्र यानी कि इंटरनल नर्व्स द्वारा ग्रसनी के नासा ग्रसनी या नासोफेरिंग्स के कंठ द्वार के समीप खुलता है। जो नासा मार्ग है ये कहाँ खुलेगा? ग्लाटिस के समीप खुलता है, कंठ द्वार के समीप खुलता है। इन छिद्रों को कोयनी भी कहते हैं। जो यहाँ पर खुलता है इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? कोयनी कहा जाता है। तो प्रत्येक नासा मार्ग अथवा नासा गुहा तीन भागों में बटी होती है। पहला प्रघाण अथवा इसे ही प्रकोष्ठ भी कहा जाता है या वेस्टिब्यूल कहते हैं अंग्रेजी में, और दूसरा है घ्राण भाग या ऑल्फैक्टरी रीजन, और तीसरा है श्वसन भाग या रेस्पिरेटरी रीजन। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझा देते हैं। तो पहला है प्रगाढ़ या वेस्टिब्यूल्स, या इसे प्रकोष्ठ भी कहा जाता है। तो नासिका गुहा के अगले चौड़े भाग को प्रगाढ़ कहते हैं, यानी आगे का जो चौड़ा भाग होता है उसे ही प्रगाढ़ या वेस्टिब्यूल कहा जाता है। बाह्य नासा छिद्र इसमें खुलते हैं, जो बाहर के नासा छिद्र होते हैं इसी में खुलते हैं। और इसमें होता क्या क्या है? तो इसमें बाल होते हैं, सिवेसियस ग्रंथियां होती हैं, स्वेद ग्रंथियां पाई जाती हैं, और कड़े और संवेदी रोम पाए जाते हैं। मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो हमारे नथुने होते हैं या जो नासा द्वार होते हैं, इसके पीछे छोटा सा प्रकोष्ठ होता है या वेस्टिब्यूल होता है, जो सामान्य त्वचा के द्वारा ढका रहता है और रोम युक्त होता है, उसमें रोम पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा में ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, यानी त्वक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। त्वक ग्रंथियों में कौन कौन सी? मैंने बताया सिबेसियस ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां। फिर दूसरा है घ्राण भाग या ऑल्फैक्टरी रीजन्स। तो यह नासिका गुहा का पिछला तथा ऊपरी भाग होता है। जो ऑल्फैक्टरी रीजन्स है, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं, ये नासिका गुहा का पिछला तथा ऊपरी भाग होता है। इसकी श्लेष्म उपकला में घ्राण कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो इसकी श्लेष्म उपकला होती है उसमें घ्राण कोशिकाएं होती हैं, और यह भाग घ्राण अंग कहलाता है, यानी इस भाग को घ्राण अंग कहा जाता है। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि गुहा का पश्च भाग है घ्राण भाग, और इसमें एथमॉइड हड्डी के कुंडलित भाग होते हैं। फिर तीसरा भाग है श्वसन भाग या रेस्पिरेटरी रीजन। तो यह नासिका गुहा का निचला भाग होता है। जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है नीचे का भाग है। नासिका गुहा की पार्श्व दीवार से
3 टर्बाइनल अस्थियां या कहा जाए तो सर्पिल अस्थियां नासा गुहा में उभरी रहती हैं। हिंदी में सर्पिल अस्थियां और अंग्रेजी में टर्बाइनल अस्थियां कहा जाता है। तो नासिका गुहा जो होती है इसके पार्श्व दीवारों से, किनारे की दीवारों से 3 टर्बाइनल अस्थियां नासा गुहा में उभरी हुई होती हैं। ये स्क्रॉल के समान घुमावदार, यानी स्क्रॉल जैसी होती हैं, घुमावदार होती हैं, वलित होती हैं। इन वलनों में पर श्लेष्म उपकला या म्यूकस मेम्ब्रेन का एक महीन आवरण होता है। यानी जो ये वलन पाए जाते हैं इस पे श्लेष्म उपकला का या म्यूकस मेम्ब्रेन का एक महीन सा आवरण पाया जाता है, खोल पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं रोम युक्त होती हैं, यानी जो इसकी सेल्स होती हैं वो सीलिएटेड होती हैं, रोम युक्त होती हैं और म्यूकस का स्राव करती रहती हैं। म्यूकस उसमें से निकलता रहता है जो नासिका गुहा को नम रखता है, यानी जो नासिका गुहा को मुलायम बनाए रखता है, नमी उसमें बनाए रखता है। या इन अस्थियों के फोल्ड्स के बीच संकरे व घुमावदार वायु पथ बने होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इन अस्थियों के वलनों के बीच में सकरे व घुमावदार वायु पथ बने हुए हैं, वायु के रास्ते बने हुए हैं। इन्हें संखिकाएं कहा जाता है। जो वायु के रास्ते हैं इन्हें संखिकाएं कहते हैं या मिएटाई कहा जाता है। तो इनके तीनों समूह के ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः, यानी अगर ऊपर से चलें तो नीचे की ओर क्या क्या नाम होंगे? ऊर्ध्ववर्ती या सुपीरियर कहा जाता है इसे, ये है मध्यवर्ती या मिडिल कहा जाता है इसे, और ये है अधोवर्ती या इंफीरियर संखिकाएं कहा जाता है। तो संखिकाएं 3 हो गई, ऊपर से नीचे की ओर, यानी क्रमशः क्या हुई? ऊर्ध्ववर्ती, मध्यवर्ती और अधोवर्ती, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है संखिकाओं का, समझ लेते हैं जल्दी से संक्षिप्त रूप में। तो पहला कार्य है अंतर्ग्रहित वायु का उष्मायन करना। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अंदर वायु गई है, वायु संखिकाओं के चक्करदार रास्ते में धीरे धीरे करके गुजरती है। जो चक्करदार रास्ते हैं इनमें वायु धीरे धीरे करके गुजरती है। इससे श्लेष्मी उपकला के स्राव से यह नम हो जाती है। यानी अब वहाँ नाक के अंदर क्या है कि श्लेष्म उपकला से स्राव होता रहता है, जिसके कारण जो वायु गई है ये नम हो जाती है, नमी आ जाती है इसमें, और इसका तापक्रम भी शरीर के तापक्रम में आ जाता है। यानी जो वायु गई अंदर उसका ताप भी शरीर के ताप के बराबर हो जाता है। और दूसरा कार्य क्या है? धूल के कणों का निरोध करना, यानी प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स होता है। तो श्वसन में ग्रहण की गई जो वायुमंडलीय वायु है, ये वायु के धूल के कण, वायरस, बीजाणु या बैक्टीरिया जो होते हैं ये श्लेष्म कला द्वारा श्लेष्म में फंस कर रुक जाते हैं। अब यहाँ पर स्राव होता रहता है तो इसी में वो फंस करके जो जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो यहीं पर रुक जाते हैं। इस श्लेष्म को श्लेष्मा कला के रोम अपनी गति द्वारा ग्रसनी में धकेल देते हैं और धीरे धीरे करके जो श्लेष्म है उस श्लेष्म को क्या करते हैं, श्लेष्मा कला के जो रोम होते हैं वो ग्रसनी में ढकेल देते हैं और वही कफ के रूप में बाहर निकलता है। बता दें कि ऊर्ध्ववर्ती संखिका की श्लेष्म कला रोम विहीन होती है, यानी जो सुपीरियर मिटाई है इसमें रोम नहीं पाए जाते हैं। इसे सिनिडेरियन कला कहा जाता है अथवा घ्राण एपिथीलियम भी कहते हैं। और मध्यवर्ती तथा अधोवर्ती संखिकाओं की जो श्लेष्म कलाएं हैं इसमें रोम पाए जाते हैं, रोम होते हैं। इसे श्वसन एपिथीलियम कहा जाता है, यानी इन दोनों को मिलाकर के श्वसन एपिथीलियम कहते हैं। और इसमें गबलेट कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जो गबलेट कोशिकाएं होती हैं वो अधिक संख्या में होती हैं। इसके नीचे बहुकोशिकीय श्लेष्म ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, यानी बहुकोशिकीय जो श्लेष्म ग्रंथियां हैं वो भी इसमें होती हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का जाल भी होता है और श्वसन पथ में कुछ मात्रा में गैसों का आदान प्रदान भी यहीं से होता रहता है। तो ये हो जाएंगे इनके कार्य, यानी जो संखिकाएं हैं, जो मेटाई हैं, इनके कार्य हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये हुई नासिका अथवा नोज की संरचना। चलिए अब इसकी क्रियाविधि को समझ लेते हैं, अर्थात वर्किंग ऑफ नोज के बारे में जान लेते हैं। तो घ्राणग्राही वायु में स्थित जल व लिपिड में घुलने वाले वाष्पशील पदार्थों के प्रति संवेदी होते हैं। जो घ्राणग्राही होते हैं ये वायु में स्थित जो जल होता है, जो वाष्प होती है, और जो लिपिड होते हैं उसमें घुलने वाले वाष्पशील पदार्थों के प्रति संवेदी होते हैं, ग्राही होते हैं। गंध युक्त वायु जब नासा मार्गों में से गुजरती है, यानी जो गंध वाली वायु है, जो वायुमंडल से वायु हम अपने श्वास के द्वारा लेते हैं अंदर, नासल पैसेज से जब गुजरती है तो घ्राणग्राही कोशिकाओं की सतह गंध के अणुओं से उत्तेजित हो जाती है। यानी घ्राणग्राही जो कोशिकाएं होती हैं इनकी जो सतह है वहाँ गंध के अणुओं से उत्तेजित हो जाती है और इन आवेगों को घ्राण तंत्रिका मस्तिष्क में पहुंचाती है। इस प्रकार से अल्फैक्टरी नर्व के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचती है और हमें पता चल जाता है कि किस चीज़ की गंध है। यहीं पर बताते चलें कि एक ही प्रकार की गंध के
अधिक देर तक रहने पर उस गंध के प्रति संवेदनाएं कम हो जाती हैं। यानी अगर एक ही प्रकार की गंध के पास में हम बैठे हुए हैं या हमारे पास कोई ऐसी गंध है जो हमेशा बनी रहती है, तो उस गंध के प्रति संवेदनाएं जो होती हैं वो कम होती जाती हैं तथा अंत में बिल्कुल ही समाप्त हो जाती हैं और धीरे धीरे करके वो समाप्त हो जाती हैं। तो इस क्रिया को या इसे घ्राण अनुकूलन भी कहा जाता है, यानी ऑल्फैक्टरी एडाप्टेशन कहा जाता है। क्योंकि हम उस गंध के प्रति अनुकूलित हो गए हैं, इसलिए उस गंध या वो स्मेल हमें आना बंद हो जाती है। फिर स्वाद की भूमिका क्या होती है ये जान लेते हैं। रोल इन टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो विभिन्न स्वाद वाले खाद्य पदार्थों का ज्ञान भी घ्राण ग्राहियों के द्वारा ही होता है। यानी जो अलग अलग स्वाद वाले खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उनका स्वाद भी घ्राण ग्राहियों के द्वारा ही किया जाता है। जुकाम के समय नासापथों के एपिथेलियम सूज जाते हैं। जब हमें जुकाम होता है तो जो नासापथ होते हैं उनका एपिथेलियम सूज जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, और जब सूज जाता है तो जो घ्राण ग्राही गंध की संवेदनाएं होती हैं वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं ये। इसी कारण जुकाम होने पर भोजन की गंध का आभास नहीं होता है। इसीलिए जब हमें जुकाम होता है तो हम किसी भी गंध का अनुभव सही से नहीं कर पाते हैं। फिर गंध के प्रति अत्यधिक संवेदी जंतु कौन कौन से होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। यानी एनिमल्स विद एक्यूट सेंस ऑफ स्मेल के बारे में जान लेते हैं। तो मनुष्य में 120 लाख से भी अधिक घ्राण कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो मनुष्य होता है इसमें 120 लाख से भी अधिक घ्राण कोशिकाएं होती हैं। इसी कारण मनुष्य नाना प्रकार की गंध का पता लगा सकता है। यानी इसीलिए मनुष्य जो होता है वो अलग अलग प्रकार की गंधों का पता लगा सकता है। इतना होते हुए भी मानव में सूंघने के सामर्थ्य कुत्ते, बिल्ली या चूहे की तुलना में काफ़ी कम होती है। यानी इतना अधिक होते हुए भी जो मानव होता है इसमें सूंघने की सामर्थ्य किससे किससे कम है? कुत्ते से, बिल्ली से या चूहे की तुलना में काफ़ी कम होती है। कुत्तों में तो यह अत्यधिक विकसित होती है। यानी सूंघने की क्षमता जो कुत्ते होते हैं उनमें बहुत अधिक विकसित होती है, जिसके कारण ये विभिन्न व्यक्तियों की गंध को पहचानने में समर्थ होते हैं। इसीलिए ये विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की गंध को पहचानने में सफल होते हैं या समर्थ होते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले हो जाए।